नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम जहां तक पढ़ चुके थे, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य, रस के अवयव एवं स्थायी भाव। ये है रस विवेचन का पहला भाग। और कहते हैं कि रस जो है वो साहित्य की आत्मा है। बिल्कुल। और इसे समझना मतलब साहित्य के सबसे बड़े खजाने की चाबी पा लेना। हाँ, मतलब किसी भी कविता या कहानी के असली जादू को महसूस करने का यही तरीका है। एकदम सही। तो आज हम जानेंगे कि ये रस बनता कैसे है, इसके प्रमुख हिस्से क्या हैं और भरत मुनि जैसे महान आचार्यों ने इस पर क्या कहा है। हम स्थायी भाव की परिभाषा और उसके महत्व को भी बहुत गहराई से समझेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये सफर यादगार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है रस अवयव। हाँ, रस के अवयव मतलब उसके कंपोनेंट्स। इसे समझने के लिए सोचिए, हम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना रहे हैं। अच्छा। एक हिट फिल्म के लिए क्या क्या चाहिए? एक दमदार हीरो, एक खतरनाक विलेन, एक अच्छी कहानी और जबरदस्त एक्शन। हाँ, इनमें से एक भी चीज कम हो तो मजा नहीं आता। बिल्कुल। ठीक वैसे ही साहित्य में रस को बनाने के लिए 4 प्रमुख स्तंभ हैं। 4 स्तंभ। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनके बिना रस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब ये चारों मिलके ही पूरा अनुभव बनाते हैं। एकदम। जैसा कि आप देख सकते हैं, रस केंद्र में है और ये चारों अवयव उससे जुड़े हुए हैं। ये तो समझना बहुत जरूरी है। और परीक्षा के लिए भी ये सवाल कि रस के सामान्यतः कितने अवयव हैं, ये यूपी टीजीटी में पूछा गया था। अच्छा। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस पूरे शास्त्र की नींव रखी। आचार्य भरत मुनि। हाँ, उन्हें इस शास्त्र का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने सदियों पहले एक ऐसा सूत्र दिया, एक मास्टर की, जो रस के रहस्य का ताला खोलती है। और वो सूत्र क्या है? सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये तो कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे ध्यान से सुनना। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। हाँ, अब यह एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात छिपी है। भरत मुनि ने अपने इस विश्व प्रसिद्ध सूत्र में केवल 3 ही अवयवों का नाम लिया है। 1 मिनट, सिर्फ 3? जी हाँ, सिर्फ 3। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अरे, मतलब उन्होंने स्थायी भाव का जिक्र ही नहीं किया। हमारे फिल्म वाले उदाहरण के हिसाब से देखें तो उन्होंने हीरो का नाम ही नहीं लिया। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल यही बात है, और यही वो गलती है जो कई छात्र करते हैं। उन्होंने अपने सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। पर ऐसा क्यों? स्थायी भाव तो सबसे जरूरी है। उनका मानना था कि स्थायी भाव तो दर्शक या पाठक के मन में पहले से ही मौजूद रहता है, उसे जगाने की जरूरत होती है, बताने की नहीं। महत्वपूर्ण जानकारी है। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब सवाल उठता है कि ये स्थायी भाव आखिर है क्या? हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है स्थायी भाव परिभाषा। बताइए। स्थायी भाव हमारे मन का वो राजा है जो हमेशा सिंहासन पर बैठा रहता है। राजा? हाँ, उसके दरबार में कई दूसरे छोटे मोटे भाव, मतलब विरोधी या अविरोधी, सैनिक की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी राजा को उसके सिंहासन से हिला नहीं पाता। वाह, क्या बात है। यही स्थायी भाव रस का मूल आधार है। वो दबते नहीं, बल्कि दूसरे भावों को अपने में समा लेते हैं। इसे किसी आचार्य ने भी परिभाषित किया है? बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, जो अविरोधी या विरोधी भाव अपने में तिरोहित करने में अक्षम होते हैं और जो आस्वाद के मूल होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? सरल शब्दों में ये हमारे मन का एक स्थिर मनोविकार है जो हमेशा रहता है, बस सही मौका मिलने पर जाग जाता है। वाह सर। मतलब स्थायी भाव ही असली हीरो है, जो अंत तक टिका रहता है। सही पकड़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल। और आचार्य विश्वनाथ का एक कथन यूजीसी नेट में पूछा गया था। समझ गई। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो अब देखते हैं कि ये स्थायी भाव काम कैसे करता है। हाँ, स्थायी भाव की प्रकृति। इसे कैसे समझे? स्थायी भाव को आप एक धागे की तरह समझ सकती हैं। धागा? हाँ, एक ऐसा धागा जो पूरी कविता या नाटक रूपी माला में शुरू से अंत तक मौजूद रहता है और बाकी भावों को फूलों की तरह पिरो कर रखता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। और एक जरूरी बात, जिसके मन में ये भाव जागता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय मतलब वो व्यक्ति जो उस भाव को महसूस कर रहा है। एकदम। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एक सीधा सा समीकरण है,
स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो वो रस के रूप में प्रकट होता है। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल, ये भावनाओं का एक केमिकल रिएक्शन है जो एक खूबसूरत विस्फोट करता है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। नहीं पकड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर? और आश्रय किसे कहते हैं, ये सवाल बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। अच्छा, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब आते हैं उस सवाल पर जो एग्जाम का सबसे पसंदीदा लगता है। हाँ, रसों की संख्या, एक दृष्टि। ये एग्जाम स्पेशल है। इस पे तो बहुत बहस हुई है। बिल्कुल, ये साहित्य के आचार्यों के बीच एक ऐतिहासिक बहस रही है। सबने अपनी अपनी गिनती दी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से सुनिए। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। 8? 9 क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने शांतरस को रस नहीं माना। उनका तर्क था कि नाटक मंच पर दिखाने की चीज है और शांति का अभिनय नहीं हो सकता। अच्छा। उनके बाद दंडी ने भी 8 ही मानी। फिर आए उद्भट, उन्होंने 9 मानी। उन्होंने शांत रस को नवमोम रसा यानी 9वां रस कहा। तो 9 रस की शुरुआत उद्भट ने की। हाँ, पर बात यही नहीं रुकी। रुद्रट ने तो 10 मान ली। उन्होंने प्रयाण नाम का एक नया रस जोड़ दिया। अरे वाह, ये तो बढ़ता ही गया। और सबसे जरूरी बात, भरत मुनि ने निर्वेद जो शांत रस का स्थायी भाव है उसे स्थायी भाव नहीं माना था। सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। इतने सारे नंबर कैसे याद रहेंगे? मैं समझ सकता हूँ। राधिका, अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अभ्यास ही योद्धा को अजय बनाता है। ये तो सही कहा आपने। और याद रखना जरूरी है, क्योंकि उद्भट ने कितने रस माने हैं ये KVS 2022 का प्रश्न है। जी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब देखते हैं स्थायी भावों का वर्गीकरण। हाँ, ये भी संख्या का ही खेल है। इसमें भी मतभेद है। बिल्कुल। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्योंकि उन्होंने 8 रस माने थे तो स्थायी भाव भी 8 ही माने गए। और बाद में? बाद के आचार्यों ने एक और जोड़कर इनकी संख्या 9 कर दी। वो 9वां कौन सा था? निर्वेद यानी शांत रस का स्थायी भाव। इसका कोई श्लोक भी है? जी, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 9 भावों को इस श्लोक में बताया है। रतिर हास्यश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थम अष्टो प्रोक्ता शमो अपिच। इसमें 8 के बाद 9वें शम को भी जोड़ा गया है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल सही। और नाट्य शास्त्र के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है यह NVS में पूछा गया था, जिसका जवाब है 8। सही। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब हम कुछ प्रमुख स्थायी भावों को गहराई से समझेंगे। हाँ, और पहला है रति, जिसे अंग्रेजी में लव कहते हैं। रति। रति वो पहला और सबसे खूबसूरत भाव है जिससे श्रृंगार रस का जन्म होता है, जिसे सभी रसों का राजा भी कहते हैं। ये वो एहसास है जब मन प्रेम से भीग जाता है। बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका अर्थ है प्रीति या प्रेम। जब मन किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रेम से भर जाता है तो उसे रति कहते हैं। जैसे काव्य में नायक नायिका का प्रेम। हाँ, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वही रति है। और ये परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये UPTGT का एक बहुत ही आम प्रश्न है। जी, ये तो बहुत बार देखा है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब 2 और महत्वपूर्ण भावों को समझते हैं, विस्मय और निर्वेद। हाँ, पहले विस्मय। विस्मय यानी आश्चर्य। जब हम कुछ असाधारण देखते हैं। बिल्कुल। जब आप कोई अलौकिक, अविश्वसनीय चीज देखते हैं जो दुनिया की सीमाओं से परे हो, तो आपका मन जो आश्चर्य से भर जाता है वही विस्मय है, और इससे अद्भुत रस बनता है। और निर्वेद, ये शब्द थोड़ा गंभीर लगता है। निर्वेद यानी वैराग्य। जब आपको संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है और मन में गहरी शांति और तटस्थता आ जाती है तो उसे निर्वेद कहते हैं। अच्छा, तो ये दुख नहीं है? नहीं, ये दुख सुख से परे हो जाने की अवस्था है, और इसी से शांत रस की उत्पत्ति होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। और परीक्षा के लिए भी जरूरी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ये प्रश्न PGT 2020 में आया था। समझ गई। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। और अब इस अध्याय का सारांश। हाँ, रस एवं उनके स्थायी भाव। ये तो सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। ये टेबल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसमें सभी 11 रस और उनके स्थायी भाव एक साथ दिए गए हैं। 11? अभी तो हम 9 की बात कर रहे थे। हाँ, मुख्य रूप से 9 ही हैं, पर बाद में कुछ आचार्यों ने वात्सल्य अनुवक्ति को भी अलग रस का दर्जा दे दिया। अच्छा। तो इसे ध्यान से देखें। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, हास्य का हास,
रौद्र का क्रोध, विभत्स का घृणा भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। और वात्सल्य का वत्सलता और भक्ति का अनुराग। सर ये टेबल तो रामबाण है, सब कुछ एक ही जगह पे। सही पकड़े हैं। इसे अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो, ये तुम्हारी सफलता की गारंटी है। याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये एक युद्ध है। अपने भविष्य को संवारने का युद्ध, अपने माता पिता के सपनों को सच करने का युद्ध। और इस युद्ध में आपका ज्ञान ही आपका शस्त्र है और आपकी मेहनत ही आपका कवच। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं।